कल्पना कीजिए, जनवरी की एक सर्द रात, घना कोहरा, इतना घना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी रास्ता दिखाने में नाकाम हो रही हैं। एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी गाड़ी से घर लौट रहा है। एक बिल्कुल आम सी रात, जो कुछ ही पलों में एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। आज हम नोएडा की उसी दुखद घटना की तह तक जाने वाले हैं, जिसने मुझे लगता है पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, आधिकारिक बयान हैं और कुछ अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारियां भी हैं, जो इस मामले की एक बहुत परेशान करने वाली तस्वीर बनाती हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, वो शायद हम सब जानते हैं। मकसद ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि ये गलतियों और लापरवाहियों की एक लंबी कड़ी का नतीजा था। वो कौन सी गलतियां थीं, बचाव कार्य में क्या कमी रह गई, और ये एक घटना नोएडा जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कड़वा सच बताती है। चलिए इस मामले की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले उस रात पर वापस चलते हैं। ये 16-17 जनवरी 2026 की रात थी। युवराज मेहता अपनी एसयूवी में थे और जैसा मैंने कहा, कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी लगभग शून्य थी और इसी वजह से उनकी गाड़ी सड़क से उतरकर पास के एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उस रात का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू हुआ। बिल्कुल, क्योंकि युवराज ने हार नहीं मानी थी। वो किसी तरह अपनी डूबती हुई एसयूवी से बाहर निकले और उसकी छत पर चढ़ गए और फिर उन्होंने मदद के लिए पुकारना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग 90 मिनट तक 1.5 घंटे तक? हाँ, 1.5 घंटे तक गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपने फोन की टॉर्च से सिग्नल देते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे। उनके पिता भी उस दौरान मौके पर पहुंच गए थे। 90 मिनट, जरा इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। 90 मिनट एक पूरी फिल्म का समय होता है। कड़ाके की ठंड, अंधेरा, कोहरा, और एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि मदद बस कुछ ही दूरी पर खड़ी है। ये सोचकर ही सिहरन होती है। और यही इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला सच है। ये कोई पलक झपकते हुआ हादसा नहीं था जिसमें किसी को कुछ करने का मौका ही ना मिला हो। यहां मदद के लिए गोल्डन आवर से भी ज्यादा का समय था। एक लंबा विंडो था जिसमें एक जिंदगी बचाई जा सकती थी। और वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, यहीं से सिर्फ एक दुखद हादसे की कहानी एक सिस्टम की नाकामी की कहानी बन जाती है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये गड्ढा, ये मौत का कुआं, आखिर वहां कर क्या रहा था? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था जैसा सड़कों पर होता है। नहीं, ये बिल्कुल भी मामूली नहीं था। ये एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट पर खोदी गई एक बहुत बड़ी खाई थी। समय के साथ इसमें बारिश और आसपास का सीवेज का पानी भरता गया और ये गहरी स्थिर झील में तब्दील हो गया। और ये सब एक चालू सार्वजनिक सड़क के ठीक बगल में था, बिना किसी आड़ के। मतलब एक व्यस्त सड़क के किनारे बिना किसी चेतावनी के एक छिपा हुआ तालाब बना हुआ था। सही कहा, बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि वहां सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। कोई बैरिकेड नहीं, कोई चेतावनी का निशान नहीं, रात में चमकने वाले कोई रिफ्लेक्टर्स या लाइट तक नहीं, कुछ भी नहीं। उस रात के अंधेरे और कोहरे में किसी भी ड्राइवर के लिए उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ पर एक और जानकारी है जो इसे लापरवाही से कहीं ज्यादा संगीन बना देती है। क्या? सूत्रों से पता चलता है कि ये खतरनाक गड्ढा वहां कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से था। कई सालों से? जी। और तो और स्थानीय अधिकारियों को इस प्लॉट पर मौजूद खतरे के बारे में पहले औपचारिक तौर पर चेतावनी भी दी जा चुकी थी। अच्छा, मतलब ये कोई अनजानी समस्या नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा था जिसके बारे में सबको पता था। बस कोई ये नहीं जानना चाहता था कि ये फटेगा कब। मतलब ये एक ऐसा खतरा था जिसका फटना तय था, बस ये नहीं पता था कि कब। और 16 जनवरी की रात वो फट गया। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक और समझने में मुश्किल है, बचाव कार्य। जैसा कि आपने कहा, युवराज 90 मिनट तक संघर्ष करते रहे। मदद पहुंची भी, लेकिन हुआ क्या? मदद पहुंची, बल्कि कह सकते हैं कि मदद की एक तरह से फौज पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और बाद में NDRF भी। हाँ, और बाद में NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं।
कागज पर देखें तो ये किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक बहुत मजबूत टीम लगती है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। मीडिया में जो वीडियो फुटेज सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं। उनमें साफ दिख रहा है कि युवराज डूबी हुई कार से लगातार सिग्नल दे रहे हैं। वो अपनी आंखों के सामने थे, लेकिन फिर भी पहुंच से बहुत दूर। अंधेरे और कोहरे के बीच बचाव दल उन तक समय पर पहुंच ही नहीं सका। ये कैसा बचाव अभियान था जिसमें पीड़ित सामने दिख रहा है पर उसे बचाया नहीं जा सकता? और यहीं पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की जांच टिकी हुई है। इतनी सारी इमरजेंसी एजेंसियों होने के बावजूद तालमेल क्यों नहीं बन पाया? पहला सवाल कोऑर्डिनेशन का। क्या अलग अलग टीमें एक दूसरे से बात कर रही थी या सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे? दूसरा सवाल, और शायद सबसे जरूरी, उपकरणों का। क्या उनके पास रात और कोहरे में पानी के अंदर बचाव कार्य करने के लिए सही उपकरण थे? जैसे पावरफुल सर्च लाइट्स। पावरफुल सर्च लाइट्स, थर्मल इमेजिंग कैमराज जो कोहरे में भी इंसान की गर्मी को पकड़ सकें, या फिर पानी के अंदर जाने के लिए गोताखोरों की पूरी तैयारी। मतलब हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो खुद को स्मार्ट सिटी कहता है, लेकिन उसकी इमरजेंसी सेवाओं के पास रात में कोहरे के दौरान पानी में गिरे एक इंसान को निकालने के लिए जरूरी साजो सामान नहीं था। शुरुआती जांच तो इसी तरफ इशारा करती है। ये हादसा हमारी इमरजेंसी सेवाओं की तैयारियों में एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि हमारी टीमें आग लगने या इमारत गिरने जैसी आपदाओं के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस तरह के खास हालात के लिए उनके पास ना तो ट्रेनिंग है और ना ही सही उपकरण। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। इस पूरी भयानक रात के बाद जब सुबह हुई तो जाहिर है कि जवाबदेही तय करने की मांग उठी। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सबसे पहला और सीधा कदम था कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने डेवलपर्स और प्लॉट मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की। उन पर लापरवाही से मौत यानी IPC की धारा 304A और जीवन को खतरे में डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, है ना? हाँ, इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। MG विचटाउन प्लानर्स नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसके एक डायरेक्टर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके बाद 2 और बिल्डर रवि बंसल और सचिन खणवाल को भी पकड़ा गया। एक और मुख्य आरोपी हैं निर्मल सिंह, उनके खिलाफ तो गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। तो बिल्डरों के स्तर पर तो शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ बिल्डरों की गलती थी? जैसा कि आपने पहले बताया, ये गड्ढा सालों से वहां था और अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत जरूरी सवाल है, और ऐसा लगता है कि सिस्टम इस बार इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। कार्यवाही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों पर भी हो रही है। इस घटना के तुरंत बाद नोएडा अथॉरिटी के CEO को उनके पद से हटा दिया गया। ये एक बड़ा संकेत है कि जवाबदेही ऊपर तक तय करने की कोशिश हो रही है। और SIT की जांच का क्या? वो सिर्फ बचाव कार्य को देख रही है या इस लापरवाही को भी? SIT का दायरा बहुत बड़ा है। वो बचाव कार्य में हुई देरी की जांच तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही वो उन अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है जिनकी जिम्मेदारी उस खतरनाक प्लॉट को सुरक्षित करने की थी। सूत्रों के मुताबिक SIT अब तक लगभग 100 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। 100 लोगों से? जी। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सालों तक उस गड्ढे पर शिकायतें आने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और इसमें एक तीसरा एंगल भी है जिसके बारे में कम बात हो रही है, वो है पर्यावरण का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने भी इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। उनका मानना है कि उस जगह पर सालों से गंदा पानी जमा होना, जिसमें सीवेज भी शामिल था, वो जल प्रदूषण और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट से जुड़े पर्यावरण कानूनों का भी उल्लंघन है। तो ये मामला सिर्फ नागरिक सुरक्षा का नहीं बल्कि शहरी पर्यावरण के घोर कुप्रबंधन का भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक अनदेखी कई अलग अलग कानूनों का मजाक उड़ा रही थी। तो एक घटना ने कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शहरी सुरक्षा, सरकारी विभागों का कामकाज, बिल्डरों की मनमानी और इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी, सब कुछ कटघरे में है। लोगों में जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा है। बिल्कुल। ये घटना इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि कैसे कागजों पर स्मार्ट सिटी दिखने वाले शहर जमीनी हकीकत में अपने नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा देने में भी नाकाम हो सकते हैं। एक तरफ हम ऊंची ऊंची इमारतें और शानदार एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसी विकास के बगल में एक खुला गड्ढा किसी की जान ले लेता है। ये विरोधाभास बहुत परेशान करने वाला है। ये सिर्फ नोएडा या उस एक गड्ढे की कहानी नहीं लगती, ये भारत के हर तेजी से बढ़ते शहर की कहानी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है भारत के शहरीकरण के मॉडल की। क्या हमारा विकास सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े करने तक सीमित है या इसमें नागरिकों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता भी शामिल है? इस घटना ने उस विकास के मॉडल पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है जिसे हम इतनी तेजी से अपना रहे हैं।
ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम शहर बना रहे हैं या फिर अनजाने में मौत के जाल बिछा रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसी त्रासदी की है जिसे आसानी से टाला जा सकता था। ये सिर्फ एक रात का हादसा नहीं था, बल्कि सालों की नज़रअंदाजी, एक नाकाम बचाव अभियान और उसके बाद जागे हुए एक अधूरे सिस्टम की कहानी है। ये एक वेकअप कॉल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में जागेंगे। ये घटना हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे शहरों में विकास का असली मतलब क्या है। सिर्फ ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें, या फिर वो बुनियादी सुरक्षा जो हर नागरिक का हक है। हर असुरक्षित कंस्ट्रक्शन साइट, हर बिना ढका मैनहोल, हर अंधेरी सड़क एक संभावित युवराज मेहता की कहानी है जो बस होने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस घटना के बाद जनता में बहुत गुस्सा है और होना भी चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये गुस्सा हमारे शहरों के काम करने के तरीके में कोई स्थायी, कोई असली बदलाव ला पाएगा, या फिर अगले ऐसी किसी दुखद घटना तक ये सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगा। कुछ गिरफ्तारियों और तबादलों से आगे बढ़कर असली जवाबदेही का मतलब क्या है और उसे कौन तय करेगा।